हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आप लोग देख सकते हैं ये 2024 का जो गणित का क्लास 10 का पेपर है यूपी बोर्ड का। आप इसका कोड देख सकते हैं 822 है और ये यूपी बोर्ड का पेपर है। आज मैं इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, जो इसका हल सहित पूरा जो ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव सब होंगे वो पूरा मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और हो सकता है कि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप इसको प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन तो इसी टाइप से आएंगे और आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप इसको देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ दिया था कि परिमेय संख्या होगी। तो देखिए परिमेय संख्या जो होगी √2 होगी या √3 होगी या 9 होगी है। तो हम यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर नहीं निकल सकता, ये भी बाहर नहीं निकल सकता, ये भी नहीं, लेकिन ये निकलेगा 3 हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो आपको मैं ऐसे सारे क्वेश्चन जो है करा दूंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है। तो परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या ना ये हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि √ से बाहर निकल जाएगा। अगला देखिए बोला था किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c जहाँ a ≠ 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो देखिए जब कभी भी ऐसा द्विघात समीकरण के रूप में है तो उसका जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है, ठीक है ना। ऐसे परवलयाकार ऐसे बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x/a = y/b और कामा फिर ax + by होता है a² + b² में y का मान होगा। तो देखिए ये पहले दिया था, यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ay/b समीकरण 1 दे दिए, और ये एक समीकरण दिया था इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब यहाँ से x का मान जो होगा इस वाले समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसका आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे रहेगा, x का मान यहाँ से रखेंगे ay/b, तो देखिए ay/b और ये है by, तो by = ये है ही। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो a² बटे में b रहेगा। तो यहाँ गुणा था इसलिए ऊपर गुणा हो गया, लेकिन इसका जब यहाँ से एलसीएम उलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस है तो b² हो जाएगा, b² बटे में कुल के b हो जाएगा इक्वल में a² + b²। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए y कॉमन ले लिए तो बचेगा a² + b² बटे में b, और यहाँ पर a² + b², ये दोनों ऊपर से ऊपर कट जाएंगे, ऊपर बचेगा क्या y/b, और y/b इक्वल में a हो जाएगा तो b का गुणा वहाँ कर देंगे तो y बराबर b हो जाएगा। तो ऑप्शन भी जो b वाला जो उसमें सही होगा वहीं पे टिक लगाना था, ठीक है, जो भी होगा। तो देख सकते हैं आप यही वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था, तो आपको इसी वाले पे सही लगाना था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कहा था पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या कोई इसका वास्तविक मूल है। और यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन ये कहा था कि यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा। देखिए a बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और b बराबर देखिए -4 हो जाएगा, और c बराबर क्या a हो जाएगा। विविधकर का फार्मूला होता है b² d = होता है b² - 4ac, तो b का मान -4 का होल स्क्वायर माइनस इसी रहेगा, और 4 ऐसे ही रहेगा, a का मान 1 हो जाएगा और c का मान a हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये माइनस इसी रहेगा, और 4 × 1 = 4 और a में गुणा करेंगे 4a हो जाएगा। अब देखिए कहा था कि वास्तविक मूल है, तो वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब ये होता है कि जो d का मान होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो d का मान हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, तो ये d का मान यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस में उधर गया प्लस में, यानी मुंह जो खुला है वो 4a की तरफ खुला है, ठीक है ना, मैं इधर लिखा हूँ, और ये हो जाएगा 16, तो ये जाकर इसको 4 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब इस पर ऑप्शन जो था a जो बड़ा होगा 4 से उसी पे टिक लगाना था, ठीक है ना, a > 4। अगला है अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √3 के डॉट का 10वां पद होगा। तो देखिए पहले यहाँ से आगे वाला जो होता है a, और इसका जो है सार्वंतर रश्मि निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले से घटाते थे, दूसरा वाला उसमें से पहले वाला घटाएंगे तो देखिए 2 अंडर में से एक अंडर अगर घट भी जाएगा तो भी एक अंडर बचेगा, लेकिन एक यहाँ लिखा नहीं जाएगा। और देखिए 10वां पद याद करने का फार्मूला होता है, डायरेक्ट मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, a 10 = होता है a, और अगर यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ 9 कर देंगे, अगर यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ 8 कर देंगे, मतलब यहाँ जितना रहता है उससे कम, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, लास्ट पद का an बराबर होता है a + n - 1 × d, मतलब यहाँ जितना रहता है n है तो यहाँ n से कम है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो ये शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए a का मान जो था ये था प्लस 9 यहाँ हो जाएगा, और d का मान भी 2 है, तो यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 √2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर एक अंडर रूट है, तो जब 9 और 1 जुड़ेगा तो 10 √2 हो जाएगा, 10 × 100 100 × 200 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 200 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित साड़ी का माध्य होगा। तो देखिए इसको पहले माध्य ऐसे दिया रहेगा, आपको पहले इसको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर में बना लेना है 2 लाइन, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये ऊर्ध्वाधर में देखिए वर्ग, और दूसरा कोई जो दिया रहेगा उसको हमेशा f बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद x निकालना पड़ेगा बारंबार माध्य के लिए। देखिए ये इसका जब जोड़ेंगे तो 0 और इस दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 का आधा 2.5 होगा। इन दोनों में अंतर देख लीजिए 5 10, यानी 5 का अंतर चला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 का आधा 7.5, 5 का अंतर चला है, एक ही बार में आप यहाँ देख सकते हैं 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7.25 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 12.5, इसमें 5 जोड़ेंगे 17.5 हो जाएगा। f को जोड़ना रहता है तो EF हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे दशमलव बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए जोड़ना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, विचलन विधि का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या होता है, u बराबर होता है u = होता है x - a / h होता है। तो ऐसे करने के बाद अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, किसी को भी इसमें से आप एज्यूम कर लीजिए a,
ए, मैंने इसको ए मान लिया, तो इसी के सीधाई पर 0, ऊपर -1 और रहता, -2 -3 और रहता तब, लेकिन नहीं है तो बस यहीं तक जाएंगे। और नीचे क्या होता है, 1 2 आते हैं, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में जाते हैं। अब देखिए गुणा करना है, एफ यू निकालते हैं, एफ यू देखिए कितना आसान हो गया, 2 1 2 -2, 4 का 0 मुड़ा 0 हो जाएगा, और ये 6 का 1 में 6 हो जाएगा, 10 का 2 में मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में से अगर माइनस का 2 हटा देंगे तो 24 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए जो है 7.5 है, और देखिए क्या सिग्मा एफ यू जो है वो आया माइनस का, सॉरी माइनस ये इक्वल है 24 है, और जो सिग्मा एफ आया था वो कितना आया था 22 आया था, और एच का मान इसमें डिफरेंस जो था उसी को एच बोला जाता है वो 5 था। फार्मूला क्या होता है, पग विचलन निधि का, एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट में होता है सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मान था, यहाँ से ए का मान जो था हमने माना था, ए का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू का मान यहाँ पर देखिए 24 था, 24 रख देंगे, इसका बटे में ये मान 12 है और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए ये जब क्या होगा, यहाँ से अगर हम गुणा कर देंगे इसका तो हो जाएगा 110 और बटे में 22 रहेगा, 120 हो जाएगा और बटे में 22 हो जाएगा। इससे जब इसमें भाग देंगे तो 5.45 आएगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो 12.9 और 5 आ जाएगा, उस पर टिक लगाना रहेगा। ये है माध्य, ठीक है ना, ये थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया, वरना आप यहीं से एफ एक्स करके भी गुणा करके निकाल सकते हैं माध्य, डायरेक्ट भी, प्रत्यक्ष विधि उसको बोलते हैं। अगला देखिए कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ और में कह रहा है कि ए बी जो है, जो ए बी है वो कह रहा है डी ई, ए बी बटा डी ई, देखिए ए बी बटे डी ई, डी सॉरी ये है ए बी बटे में डी, फिर कह रहा है बी सी, बी सी बटे में एफ डी ए है। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए इसका मतलब बोला इसने ए बी, ठीक है ना, अब बटे में बी सी, देखिए ए बी बटे में बी सी, ऐसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ए बी बटे में बी सी, ऐसे डी ई बटे में डी एफ, तो इनके बीच का एंगल क्या है, वो बराबर है, ठीक है ना, यही तो होता है। देखिए जब कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का भी अगर कोण बराबर है तो उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज, यही होता है। समरूप सिद्ध करने का यही बोला कि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में कह रहा है कि जो एबी है, एबी बटे में डीई और फिर बोला है बीसी बटे में डीएफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, जब ये दोनों भुजाएं संलग्न होगी, दोनों भुजाएं, तो उनके बीच का भी जब एंगल बराबर होगा तो बोलेंगे समरूप है। इसलिए बीडी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंगल बी जो होना चाहिए एंगल डी के बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे क्या है, समरूप है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है शीर्ष जो है 0,4 है, फिर है 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इनके बीच की दूरी जितना आएगा यहाँ पर भर देंगे, उसको सबको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ए बी हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका पॉइंट ये था, ये पॉइंट रख दिया, ए बी के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। तो देखिए 0 में से 0 गया का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए इसका तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 4 में से 0 जाएगा 4 ही होगा, इसके स्क्वायर करेंगे 16 को बाहर निकालेंगे 4 आ गया, यानी इसके बीच की दूरी यहाँ 4 आ गई। फिर बीसी देखिए, बीसी यहाँ पर लिखेंगे 3 में से 0 जाएगा, और फिर यहाँ देखिए 0 में से सॉरी सी ए निकाला, बीसी है ना, हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 में से 0 जाएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा, तो 3 में से अगर 0 में से 3 जाएगा तो भी -3 होगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ये तो हट गया, तो 9 को जब बाहर निकालेंगे 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो बीसी आएगा वो 3 हो गया। अब सी का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 3 में से 0 जाएगा का होल स्क्वायर, और 0 में से 4 जाएगा का होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो भी 3 बचेगा का होल स्क्वायर 9 कर देंगे, और 4 में से अगर 0 में से अगर -4 घटाएंगे तो भी 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करके 16 दोनों जोड़ लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 जो आए क्योंकि जोड़ेंगे 25, अब बाहर निकालेंगे 5, इसका मतलब 5 आ गया। परिमाप बोला था, परिमाप बोला ये प्लस ये दोनों सबको जोड़ेंगे तो बाहर इसका परिमाप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि 3 tan a = 4 हो तो sec a का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉट भी कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे ही सवाल बदल सकता है, मतलब अगर ये नहीं आया तो इस टाइप का और आ सकता है दूसरा। तो देखिए यहाँ 3 जो होगा ये वाला, ये डिवाइड में इसके जाएगा तो 10 = हो जाएगा 4/3। अब इसने sec का मान पूछा है तो इसके में उसके में देखते क्या संबंध होता है, एक संबंध होता है sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a, ये आपको याद है तो डायरेक्ट निकलेगा, वरना आपको पाइथागोरस फॉर्मूला लगा तब निकलेगा, अगर याद है तो जल्दी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ sec a चाहिए ना, तो sec यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 10 का जो मान है 4/3 तो हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 1 9, 9 में 16 अगर जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा, ठीक है ना, 25/9 जब बाहर निकालेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ये ऑप्शन पे टिक लगाना था। अगला देखिए, अगला है कि यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा = 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो देखिए ये दिया हमको tan अल्फा प्लस cot अल्फा = 5 दिया है, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए तो वर्क करेंगे जब दोनों तरफ का, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये जो होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab ये हो जाएगा, और इसका 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको क्या, ये तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, और ये 2 ऐसे रहेगा, tan अल्फा ऐसे रहेगा, cot कौन से 1/10 अल्फा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा 2 1 2 ही बचेगा, 2 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2, और जब इसमें से देखिए आ गया ना tan अल्फा स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा आ गया ना, इसमें जब 25 में 2 घटा देंगे तो 23 आएगा, यानी इसका मान कितना आएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है यदि sin θ = cosec θ तथा जो थीटा का मान होना चाहिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और या तो 90 से छोटा या तो 90 के बराबर हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए पहले दिया था sin थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये इधर क्रॉस में चलेगा, sin स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √1 हो जाएगा, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है माइनस वाला चिन्ह जो होता है ये वाला तो लेना नहीं क्योंकि ये नीचे चला जाएगा इसका मान। यहाँ पर देखिए tan थीटा हम प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला जो होता है π/9, यानी जो प्लस वाला लेंगे तो क्योंकि हमको बोला गया इसने थीटा का मान जो लेना है 0 से बड़ा या 0 बराबर, 90 से छोटा या 90 के बराबर ले सकते हैं, इसीलिए हमने ये लिया, क्योंकि माइनस लेते तो 180 में चला
चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो ये साइन और ये जो होता है 90 अंश का मान होता है, तो 90 अंश को रेडियन में ऐसे लिखा जाता है π/2। तो ये π/2 साइन से साइन कटिएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/2, सिर्फ टिक लगा देना था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ जो ये था माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये फिर डिवाइड में आएगा तो वहाँ 1 हो जाएगा। ये होता है टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए ये जो है किसका डिग्री, 10 में कितने डिग्री का मान है, तो 10 45 डिग्री का मान है, तो 10 से 10 कट जाए, थीटा मान आ गया 45। अब यही मानो जो होगा इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 और 45 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 45 डिग्री, और जो होता है 45 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है उसका पावर 4 प्लस इसका भी मान 1/2 होता है पावर 4। अब देखिए यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जब इसको 4 बार लिखा जाएगा, इसको जब 4 बार लिखा जाएगा √2 गुणे √2 1/√2, इसको भी करेंगे तो 1/√2 ये होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, रूट से रूट खत्म। इसका जब गुणा करेंगे तो 1/2 ये भी हो जाएगा, तो कुल मिला जुला 4 होगा नहीं 1/4 होगा। तो इधर 1/4 होगा तो इसका भी 1/4 होगा, दोनों का नीचे वाला बेस समान है तो ऊपर वाला इसे जुड़ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। इसको काट के छोटा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब इसका मान 1/2 आ जाएगा। अगला देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बिंदु जो है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये एक बिंदु है बाहर से और इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की लंबाई जो है, Q की लंबाई वृत्त के केंद्र से, Q की लंबाई वृत्त के केंद्र से कह रहा है कि उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी कह रहा है कि त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो चलिए देखिए, जब यहाँ पर आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है, उसके सामने भुजा कितनी होती है, कण होती है, कण। तो हम आपको बता दीजिए, जब कण का मान दे दिया है तो कण का स्क्वायर कर दीजिए, कण का कभी भी मान दे देगा तो उसका स्क्वायर करिए 625, इसका स्क्वायर करेंगे 576, 625 में से 576 घटाएंगे तो आएगा 49 आएगा, अंडर रूट में 49 को कर देगा, उसको बाहर निकालेंगे 7, तो डायरेक्ट लॉजिक से भी लग सकता है। लेकिन देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता ऐसे देखिए, त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज PQO में, क्योंकि P जो है 90 डिग्री अथवा पाइथागोरस पर लगा सकते हैं, तो ये कण है तो कण जो है QO का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर और ये PO का स्क्वायर। तो देखिए इसका मान जो था, इसका मान 25 था का होल स्क्वायर, इसका मान जो दिया था 24 का होल स्क्वायर, और ये जो है R का होल स्क्वायर, ये R इसे रहने दीजिए। इसका जब स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 576, और उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, ये माइनस में इधर बच जाएगा R स्क्वायर, ये अकेला लिखा गया है। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो कड़ी में, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चलेगा, यहाँ घटा देंगे तो 4/9 हो जाएगा, और स्क्वायर से बाहर, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 7 आ जाएगा। ये लॉजिक से भी लग सकता है, ऐसे भी लगा सकते हैं पाइथागोरस पर में से। अगला देखते हैं, अगला है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली, ये O लिखा है, ठीक है ना, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं जो है, ये PA और PB स्पर्श रेखाएं जो है 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कह रहा है कि POA ज्ञात कीजिए। POA मतलब यहाँ से एक इस पे क्या किया गया है, ऐसे केंद्र से मिलाया गया है, तो कह रहा है POA ज्ञात किया है। तो आपको इसे मैं बता दूँ, इसका लॉजिक बता दूँ, आंसर इसी आ जाएगा। देखिए कैसे, जब इसको बीचों बीच से जब काटेगा तो 40 डिग्री बनेगा, 40 डिग्री भी बनेगा, और ये 90 डिग्री, मैं इस त्रिभुज की बात जब किया है तो ये 90 डिग्री है, 40 है, 90 और 40 कितना 130, 180 में, क्योंकि त्रिभुज 180 इसका कोण बनाते हैं, 130 जो हो गया 180 में से घटा देंगे 30, तो जो आएगा बचेगा 50, तो 50 तो ये बनेगा, इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर 150 हो सकता है। देखिए कैसे, सॉरी 150 नहीं 50 हो सकता है। देखिए एंगल P, एंगल A, एंगल B, एंगल O जो है 300, यहाँ पर मिलाएंगे अगर, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे का मान बोला है कि एंगल P, एंगल B, एंगल O, एंगल A सबको लिया है, सबको लेने का मतलब चतुर्भुज बन गया, और वो 360 का होता है। तो इसका मान कितना 80 दिया है, A का मान जो है 90 दिया है, B का मान भी 90 दिया है, क्योंकि दोनों क्या है, देखिए यहाँ पर दोनों क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ऐसे भी हो सकता था, जैसे मैं बताऊँ वैसे भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो देखिए, और वो हमको ज्ञात करना है एंगल O, तो देखिए क्या करेंगे, एंगल O ज्ञात करेंगे, ये सब कुछ जोड़ लेंगे, 90 90 180 में अगर ये जोड़ देंगे 180 में तो 260 हो जाएगा, और 260 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे 100 बचेगा। अब हमको तो O पता चला नहीं कि यहाँ तो O ये पूरा है, ये पूरा एंगल देखिए आप, ये पूरा एंगल O आ गया ना, लेकिन हमको तो बस इतना चाहिए, इतना आते हैं। जब ये 100 आया है, इसका आधा कर देंगे तो 50 आएगा, इसका मतलब तब वो 50 ही आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, देखिए तभी 50 ही आया, और इसे जब मैं बताऊँ उससे भी हो सकता है। अगला देखिए कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है थीटा होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का फार्मूला हमको ये पता है, और ऑप्शन में कुछ और दिया रहेगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में दिया था थीटा बटे 720 गुणे में 2πr², और जब इसको काट देंगे तो आखिर यही बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही था, इसे टिक लगाना था। तो देखिए कितना घुमाया था ये। अगला है कि एक ठोस पाइप का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इस पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा। तो देखिए जो उसका व्यास था, कह रहा है कोई पाइप था, ये पाइप है, इसका व्यास जो दिया था वो व्यास कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, और इसकी पूरी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन के देखिए बेलन है ना, तो बेलन का आयतन होगा, तो देखिए जब व्यास इतना है तो त्रिज्या 2 हो जाएगी, इसलिए 2 लिखा गया। अब देखिए पाइप का आयतन बराबर होता है πr² होता है, पाइप मान 22/7 और 2 का मान, क्योंकि त्रिज्या व्यास पूरा है 4, इसको जब आधा करेंगे 2 होगा, तो लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और ऊंचाई इसकी लंबाई कितना देते 20। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई का मान थोड़ी नहीं रखना, पाई को सही रखना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पाई का मान नहीं रखना। तो हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 80 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, पाई का मान इतना सेंटीमीटर पे टिक लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे कुछ नहीं है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का यहाँ 2 से भाग दे देंगे, जब 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये अर्धगोले का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो देखिए इसका बहुत आसान मेथड में बता रहा हूँ। देखते हैं बारंबारता किसका ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है ना, तो ये 18 का ज़्यादा है, इसका मतलब 30 से 40 होगा, इसका माध्यक वर्ग होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता, जब निकालते हैं देखिए संचयी बारंबारता से पता कर सकते हैं। देखिए 2 ऐसे रहेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, सॉरी ऐसे करते हैं। देखिए 2 ऐसे रहेगा और 2 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10 है, 10 को 12 में जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को इसमें जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 को इसमें जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा कौन आया, तो देखिए आप 40 ही तो आया, दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये भी पता कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन मैं जो मेथड बताऊँ सबसे आसान होता है। ठीक है ना, तो आप उससे पता कर सकते हैं। तो जो 40 आया, अब देखिए पूरा जब हम जोड़ते हैं बारंबारता को, तो जब जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 का आधा करेंगे तो 25, 25 किस में आएगा, इसी 40 में तो आएगा, 40 जो है इसी में आ रहा है, इसमें हो गया। लेकिन मेरा मेथड ये कहता है कि देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका 18 का 18 हो वाला क्या हो जाएगा, वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है एक बारंबारता सारणी का माध्यक तथा माध्यक जो है क्रम से 30, 35 तथा इसका बहुलक कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा है, अंक बदल दे रहा है, लेकिन फार्मूला यही यूज होगा। ठीक है ना, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, 3 ऐसे रहेगा माध्यिका। देखिए माध्यिका दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पर 35 है, यहाँ माइनस है 2 माध्यिका मतलब देखिए पहला 30 है, तो ये जब गुणा करेंगे 35 105 हो जाएगा, 30 गुना 60 तो 105 में से 160 घटा देंगे तो 45 जो आएगा, इस पर टिक लगाना था। ठीक है ना, अगला देखिए कह रहा है कि यदि एक जो घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता देखिए, जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है ना तो उसको घटने की जो संभावना होती है 100% होती है। 100% जब परसेंट का निकाल लगाते हैं तो बट्टी में 100 आता है, जब काटेगा कितना आएगा, एक ही तो आएगा, इसलिए एक पे टिक लगाना है। ठीक है, तो ये कोई भी घटना अगर निश्चित रूप से घट रही है तो उसका आंसर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 2520 और कह रहा है 10530 का लसा तथा मसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले दोनों को अलग अलग काट लेंगे। तो देखिए इसको जब 2 से क्योंकि लास्ट में 0 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25। अब देखिए 2 भाग जाएंगे नहीं, 0 बढ़ा लेते 2 अंक लेते, जब लास्ट में 20 से 2 अंक लेते हैं तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20, तो 5 होगा 20। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, एक हासिल इसको देगा तो हो जाएगा 10, 2 5 10 हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काटेंगे 2 1 2, इसको काटेंगे 2 दूना 4, एक हासिल इसको देगा तो 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 1 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 1 7 ऐसे। आज को देखिए लास्ट में आया 0 तो 5 भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 से 2 दूना 4, एक हासिल देगा, 2 छक्का 12, एक हासिल इसको देगा 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5, 2 भाग नहीं जाएगा, 2 अंक लेके 0 बढ़ा लेंगे तो 5 5 25, एक हासिल इसको देगा 5 3 15, फिर 3 से इसको भाग देंगे 3 3 एक हासिल देगा इसको तो 15, तो 5 3 5 15, फिर 3 1 3, फिर 3 से इसको भाग देंगे तो 3 1 3 और इसको भाग देंगे 3 1 3, 2 हासिल इसको दे देगा तो 21, तो 3 7 21, फिर देखिए 3 से काटेंगे 3 3 2 हासिल इसको देगा 27, तो 3 9 27, फिर 3 से 3 1 3 3 3 फिर 13 1 13। या देखिए एक बार 5 का जोड़ा बन रहा है, एक बार 2 का जोड़ा बन रहा है, बाकी देखिए और भी बता दे रहा हूँ। देखिए तो 5 का जोड़ा एक बार बना तो एक बार 5 लिया, 2 का जोड़ा एक बार बना 2 लिया, 3 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो एक बार 3 भी बना, फिर यहाँ भी एक बार 3 है, यहाँ भी एक बार 3 है, 3 का भी जोड़ा बना, तो इतना बार 3 3 का जोड़ा बना तो मसा ही है। ठीक है ना, जब अलग अलग काटते हैं इसको मसा बोला जाता है। तो यहाँ पर 5 गुना 10 और 10 तिया 30, 30 तिया होता है 90, तो ये 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। अभी हमको एक फार्मूला है एलसीएम निकालने के लिए, एक कम काटना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा और दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हमको पता है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या देखिए, फर्स्ट संख्या ये था, सेकंड संख्या ये था, सॉरी फर्स्ट संख्या ये, सेकंड संख्या ये, इन फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या यहाँ रख दिया। एलसीएम हमको नहीं पता, इसे रहेंगे, एचसीएफ हमने 90 निकाला है, एलसीएम चाहिए तो 90 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा 2520 और ये हो जाएगा 10530, अब बटे में 90 आ गया, 0 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटिए, 4 इसको काटिए, दोनों कटने वाला है, तो 9 से इसको काटेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 2 बार में जाएगा और यहाँ 7 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 72 जाएगा, तो 9 8 72, इसलिए 28 बार में कट गया। और ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2,94,840 का जो आएगा ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 2√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बहुत ही आसान होता है सिद्ध करना, एक अगर आप इसको अच्छे से सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत ही आसान। देखिए क्या करेंगे, माना जब ये परिमेय संख्या, तो हम पहले एक मान लेते हैं कि ये एक ये अपरिमेय संख्या पूरी पर है, तो पहले मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये होता है पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या बराबर होगा। यहाँ देखिए हमेशा हमारा मकसद रहेगा अंडर रूट वाले को अलग करना, तो ये 2 जो होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो पी वाई 2 क्यू इक्वल टू √3 हो जाएगा, जहाँ पी व क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं तथा इनका एचसीएफ जोड़ना चाहिए, हमेशा एक आना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। ठीक है ना, लिखना पड़ता है। अब देखिए ये जो है ये क्योंकि ये अंडर रूट में है नहीं, क्योंकि ये जो है p/2q ये एक परिमेय संख्या है, अतः √3 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब बराबर है तो दोनों परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं लेकिन √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या और √3 ये अपरिमेय संख्या है, ये कभी बराबर हो नहीं सकते, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, विरोधाभास साबित हुई, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या अगर किसी के साथ जुड़ जा रही है, किसी परिमेय संख्या के साथ, या किसी के साथ घट जा रही है, किसी के साथ भाग में जा रही है, किसी के साथ गुण में जा रही है, तो सारे अपरिमेय बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो AD होगा बटे AB बराबर में AE बटे में
ए सी। तो देखिए इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए देखिए पहले क्या दिया था, कहा था देखिए दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जो डी है और ई है क्रमशः, देखिए डी और ई जो है ये ए बी और ए सी के क्रमशः मध्य बिंदु पे क्या करें, मतलब स्थित है उस पर। यहाँ कह रहा है कि जो डी ई है वो बी सी के क्या समांतर है। तो सिद्ध करना है कि जो हमको दिया था ए डी बटे में डी बी फिर ए बटे में ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करना है, मतलब इतना फिर बटे में इतना, इतना बटे में इतना करना सिद्ध। तो हम देखते हैं उपपत्ति में डी जो है वो समांतर इतना। तो हम जानते हैं जब कोई भी दो रेखा अगर त्रिभुज में समांतर हो तो वहाँ थेल्सपर्मी लग जाता है। तो थेल्सपर्मी क्या कहता है, इतना बटे में इतना, इतना बटे में इतना। तो थेल्सपर्मी कहता है ए डी बटे में डी बी, ए बटे में ई सी। अब देखिए हमको इसमें सिद्ध जो करना है ए डी और ए बी लाना है, तो ए डी तो पहले ही आ गया है, डी हमको ये लाना है। तो देखिए ए डी जो है इतना होता है, बस इतना, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो जो छोटा वाला रहता है वो हमेशा नीचे कर लेते हैं व्युत्क्रम करके, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर तो ए डी नीचे हो जाता है, डी बी ऊपर, तो ए नीचे हो जाएगा, इसी ऊपर हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखिए तरीका है करने का, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो एक इधर भी एक इधर भी, तो यहाँ सब इसका गुणा कर लेंगे। तो ए डी एक नाम ए डी, तो ए डी प्लस का डी बी आगे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ए आई ई सी प्लस में। तो देखिए अब आराम से ए डी और डी बी, देखिए ए डी और डी बी ये दोनों मिलकर ए बी ही तो होंगे, इसलिए ए बी लिख दिया जाएगा। और ए ई देखिए ए और ई सी दोनों मिलकर ए सी ही तो होंगे, इसलिए ए सी लिख दिया गया है। अब देखिए हमको लाना क्या था, ऊपर ए डी लाना था और नीचे ए बी, लेकिन ऊपर ए बी आ गया और नीचे ए डी आ गया। तो हम क्या करेंगे, फिर व्युत्क्रम करेंगे, लेकिन व्युत्क्रम करने पर ए डी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे, ए ऊपर चला जाएगा, ए सी नीचे, और ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही आसान है प्रूफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो कह रहा है कि बिंदु ए वाला जो है इतना दिया है, बी वाला इतना दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई रेखाखंड ए और बी है, ए का पॉइंट इतना, बी का पॉइंट इतना, इस पे कोई एक पॉइंट है जो इनको 2 और 3 में विभाजित कर रहा है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, आगे वाला m1 और पीछे वाला जो है m2 मान लेते हैं, इधर वाला x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लेते हैं। तो देखिए माना r जो है बिंदु रेखाखंड ए बी जो है ना ए बी, इसको कह रहा है कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित करता है। तो देखिए r के निर्देशांक निकालना था, r के निर्देशांक बराबर क्या होता है, मैं इसका आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत मजेदार वाला ट्रिक है ये। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यम एक्स प्लस यम एक्स बटे में यम प्लस का यम कामा, फिर लिखेंगे यम वाई प्लस का यम वाई बटे में यम प्लस का यम। देखिए यहाँ लिखेंगे 12 21 12, फिर यहाँ देखिए 12 21 ये 12, तो ये देखिए फार्मूला बन के था रेडी। चलिए देखते हैं हम, देखिए यही है ना। अब देखिए ये जो है इसे करने के बाद अब क्या करेंगे, हम सबका मान रखेंगे इस वाले फार्मूले में, ये फार्मूला आर के निर्देशांक के लिए। तो देखिए यम1 क्या है, तो यम1 जानते हैं आपके 2 दिया है तो 2 रखेंगे, x2 कितना है, तो यहाँ देखिए x1 है, इधर वाला है x2 है, तो x2 का मान 4 हो गया, प्लस है तो प्लस, m2 का मान 3 है तो 3, x1 का मान देखिए -1 है तो -1 रख दिए, बटे में क्या होगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस का m2 रख दिए नीचे। ये नीचे तो ऐसे रहेगा, इसको नहीं देखना है, इसको ऊपर देखिए इतना रहेगा। m1 का मान 2 दिया था, y2 अब देखिए y2 मान 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, माइनस में तो माइनस में रख देंगे, प्लस m2 का मान देखिए 3 है तो 3 रख देंगे, गुणे y1 का मान देख सकते हैं 7 है तो 7 इधर बटे में तो उतना ही रहेगा। ये देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 बटे में 3 तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 21 बटे में 5, यहाँ से घटाएंगे 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 5 से 5 में भाग जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस में घटेगा तो 21 में से 6 जाएगा 15 बचेगा, 5 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, तो ये उसके आर के निर्देशांक हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखिए यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो कॉट थीटा प्लस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको लगाने में तरीका आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या करना है, पहले आपको कॉट थीटा का मान निकाल के रख देना है, साइन थीटा का मान निकाल के रख देना है, कॉस थीटा का मान निकाल के रख लेना है, बस सारे मान आ जाएंगे, फिर इसी समीकरण में रख देना, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए पहले क्या दिया था उससे निकलेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 2 होता है, तो इसको क्या होता है, ये जो साइन का उल्टा होता है तो 1/sin थीटा बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, अगर चाहे पलटी चाहे इसके बटे में मान लीजिए, तो देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 sin थीटा हो जाएगा, और एक का नाम एक हो जाएगा, लेकिन जो है 2 रहेगा डिवाइड नहीं आएगा, तो ये साइन का थीटा का मान आ जाएगा 1/2। अब जब साइन थीटा का मान आ गया तो हमको कॉस थीटा भी चाहिए, तो इसका तो एक रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, तो ये 1 ऐसे रहेगा, और साइन थीटा का मान 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 का नाम 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 होगा, लेकिन जो ये अंडर रूट है तो 3 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, इसी पर अंडर रूट चढ़ा रहेगा, लेकिन ये जो 2 है 4 होगा बचेगा, और 4 तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इतना आ जाएगा। तो कॉस थीटा का भी मान आ गया, बचा कौन, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा तो ऐसे होता है, इसका फार्मूला होता है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा होता है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का मान जो आया है, कॉस थीटा का मान कड़ी में 3/2 आएगा, इसका मान जो है 1/2 आया, तो 2 से 2 कड़ी है, कड़ी में 3/1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। अब सारे मान हमको साइन कॉस और कॉट के पता चल गया, अब इसी समीकरण में रखना है। तो कॉट का मान कड़ी में 3 आया रख देंगे, साइन का मान 1/2 आया रख देंगे, 1 इससे रहेगा, इसका मान जो है कड़ी में 3/2 आया है, कड़ी में 3/2 आया, कड़ी में 3 इससे रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का नाम 2, तो 2 का नाम 2 और प्लस का कड़ी 3, तो 2 का नाम 2 प्लस कड़ी 2 बटे में 2 बचेगा ना, और यहाँ भी 2 है तो 2 से 2 कट गया, इसलिए बटा इतना आया। ठीक है ना, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा अब इसमें भी करना पड़ेगा, 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस का वाला 1 हो जाएगा, बटे में जितना रहेगा उतना रहेंगे, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया।
और बटी में वही रहेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2 कॉमन, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन जब दोनों जगह ले लिए तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 बचा, तो आगे लिख दिया हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो करीब 3 बचा, ऐसे इसलिए लिखा हूँ ताकि दोनों कट जाए, तो कट जाएंगे तो इसका मान जो आएगा 2 आ जाएगा, इसका मान यहाँ पूरा। ठीक है, अगला देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ऐसा करने के लिए हम क्या पहले एक रेंडमली कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और क्या करते हैं जो पॉइंट दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं। देखते हैं दोनों समद्विबाहु बनाना मतलब कोई समद्वि मतलब दो भुजाएं कोई बराबर दिखाना रहता है, सबकी भुजाएं बराबर निकाल लेते, देखते हैं कि क्या कोई 2 भुजाएं बराबर रहते हैं, तब कहते हैं कि अगर 2 भुजाएं बराबर तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना था, देखिए ABC पॉइंट दिया था, पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 यहाँ माइनस होता है लेकिन -2 है इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसका जब 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 2 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो कड़ी में 37 हो जाएगा। ये आ गया। BC का मान जो होगा, देखिए BC का मान 7 में से 6 जाएगा का होल स्क्वायर, -2 में से -4 जाएगा का होल स्क्वायर, तो ये इस 7 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और ये -2 -6 -4 दोनों जोड़ेंगे तो -6 या -6 का होल स्क्वायर 36 जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 37, दोनों बराबर आ गए, हो गया। वैसे ही समद्विबाहु, लेकिन तीसरा भी निकालना पड़ता है ना, कहीं समबाहु त्रिभुज ना हो जाए, क्योंकि सब मतलब तीनों भुजाएं बराबर। तो देखिए CA निकालना रहता है जब, तो CA यहाँ निकालते हैं तो 7 में से 5 का होल स्क्वायर और -2 में से -2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस कर देगा ये वाला, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस करके 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, अच्छा को बाहर निकालेंगे 2, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो AB आया था AB का मान करीब 37 और जो BC का मान वो भी करीब 37, दोनों बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, ऐसे प्रूफ कर देंगे। अगला दिखाइए कि रैखिक समीकरण जो है 3x - y = 4 तथा 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब संपाती होंगे, संपाती होने का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा जा रही है तो उसको संपाती बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले ये जो दिया था इसको हम लिख लिया, और यहाँ देखिए A1 का मान निकाल लेंगे, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये B1 का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि आगे -1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये माइनस इसलिए माइनस, और ये इधर प्लस में इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, इसलिए C का मान -2 हो जाएगा। अभी सॉरी दूसरे समीकरण से देखिए A2 का मान 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए B2 का मान -3 और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो C2 का मान -6 हो जाएगा। अब देखिए A1/A2 निकाल देते हैं, A1/A2 यानी 3/9, इसको काट के छोटा करेंगे 3/3, फिर B1/B2 निकालते हैं -1/-3, इसको माइनस करिए 1/3 आएगा, C1/C2 देख सकते हैं, C1/C2 एन -2/-6, तो ये माइनस कटा और काट के छोटा करेंगे 1/3, तीनों जो है बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यहाँ ये रेखा संपाती रेखा आता है, इसके अनेक हल होंगे क्योंकि सब बराबर आ गए ना, संपाती रेखा इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से जो उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई भवन है, इस भवन के ऊपर क्या है, ध्वज रखा गया है, और यहाँ कोई पॉइंट P है, तो जब यहाँ पॉइंट P से हम देखते हैं इस छत को देखते हैं, छत के शिखर को, तो यहाँ जो है 30 डिग्री का एंगल बनता है, और जो उस पर ध्वज है उसके शिखर को देखते हैं 45 डिग्री कोण बनता है, और जो भवन की ऊंचाई दिया था 10 मीटर दिया था, कहा था इस झंडे की ऊंचाई बताना है। तो देखिए पहले उसको झंडे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, जब ये निकल जाएगा छोटे वाले त्रिभुज की मदद से, तो बड़े वाले त्रिभुज की मदद से हम लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए क्या लिखेंगे, हमारा ध्वज की ऊंचाई जो है AQ = H है, और भवन की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, और देखिए जो भवन की ऊंचाई है वो 10 मीटर दिया है, और बिंदु कह रहा है कि बिंदु से भवन के बीच की दूरी OP = X है, तो हम त्रिभुज क्या लेंगे पहले PAO में, तो यहाँ देखिए जब यहाँ पर एंगल बना है तो 10 थीटा लेते हैं, लंब और आधार जब लेते हैं तो 10 थीटा लेते हैं, तो लंब और आधार 10 थीटा मतलब यहाँ 30 डिग्री दिया है, लंब मतलब 10 और आधार मतलब X, इसका मान 1/3 होता है, 1/3, तो एक X का नाम X, यहाँ करीब 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 करीब में 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वही चीज लिखा गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा X, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 करीब 3 हो जाएगा, और यही X जो था OP था, तो ये समीकरण 1 मान लिया पहले। तो आगे इसके बीच की दूरी अब लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज PQO में, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, बड़े वाला त्रिभुज जो था ऐसे था, यहाँ से मान लीजिए छोटा वाला त्रिभुज था और ये बड़ा वाला त्रिभुज था ऐसे, तो ये माना था हमने क्या, ये P था और ये A था, ये Q था, ये O था, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, सॉरी ये A रहा होगा, A और ये Q, ठीक है ना, ये हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है ना, 45 डिग्री थी, यहाँ 45 डिग्री बन रहा था। अब देखिए क्या है, PQO में 10 45 डिग्री बराबर होता है। अब देखिए इसका मान H माना था, इसको 10 माना था, ये X माना था, तो जब ये पूरा लंब लेंगे तो H + 10 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा H + 10 और नीचे X बराबर करेगा। 45 का मान 1 होता है, तो इसका X का नाम X हो जाएगा। देखिए इसके बटे में मान लीजिए, और X का मान यहाँ से रखा गया है, देखिए X का मान आया था, X का मान यहाँ रख दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो देखिए H + 10 का नाम इतना हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे इतना हो जाएगा। दोनों में H देखिए 10 दोनों मारा था, 10 को एक तरफ कर लेंगे तो H इधर बच जाएगा, उधर जाएगा ये, तो 10 में से दोनों माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में दोनों में 10 आ रहा है, 10 कॉमन लेंगे करीब 3 -1 हो जाएगा। ये जो होगा इसका मान होता है 1.3732 होता है, और -1 तो -1 में से 1 जाएगा तो 0.732 बचेगा। इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 10 जो होगा यहाँ किस तक के चला जाएगा, 732 मीटर हो जाएगा ध्वज की ऊँचाई। नेक्स्ट को देखते हैं।
अगला देखिए, कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो है मूल संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखिए इस सवाल को मानने के लिए हमेशा लिख देंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y मान लेंगे। तो संख्या के देखिए क्या होता है, जब हम दहाई का अंक को हमने x माना है और इकाई के अंक में y माना है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे और इकाई के अंक में 1 से गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज देखिए यहाँ बनाया 10x + y। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग जो है x + y = 9 दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9 है योग उनका, ये कर दिया समीकरण 1 मान लिए। फिर कह रहा है संख्या को पलटने पर। देखिए संख्या को पलटने का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ जगह यहाँ नहीं, y यहाँ जाता है x यहाँ, बात की 10 वहीं रहेगा। तो संख्या पलट दी। अब जब संख्या पलट दिए तब द्वितीय अनुसार ये कहता है, देखिए कह रहा है द्वितीय यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो संख्या के अंक को हमने क्या कर दिया, पलट दिया। ये देखिए पलट दिया, तो कह रहा है नई संख्या जो प्राप्त होगी वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये जो नई संख्या है ये मूल संख्या से 27 अधिक ही होगी, लेकिन 27 अधिक ही होगी। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ 27 जोड़ते हैं। या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात, तो मूल संख्या से 27 अधिक, तो मूल संख्या ही ना है, यही तो माने थे, उसी की तरफ 27 बोला तो उसी वहीं जोड़ दीजिए, भले वो बोला है जिधर जिधर मतलब जिसका नाम है उसी की तरफ जोड़ दीजिए, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए x वाले की तरफ y वाले की तरफ देखिए 10y ऐसे था, ये y इधर से इधर आएगा तो -y हो जाएगा, ये x ऐसे था, ये इधर आएगा तो -10x हो जाएगा बराबर में 27। 10y में से y जाएगा तो 9y हो जाएगा, ये -10 में से अगर x एक बार घटेगा 9x हो जाएगा बराबर में 27। दोनों में 9 कमा लेंगे तो y -x हो जाएगा बराबर में 27। ये 9 जो है इसको 3 बार में काट देगा तो हो जाएगा y - x = 3 हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 + 2 को मतलब ये जो समीकरण 1 था इन दोनों को एक तरफ जोड़ लेंगे, इन दोनों को एक तरफ इधर जोड़ लेंगे, लेफ्ट और राइट में जोड़ लेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, यहाँ ये माइनस में था ये प्लस में था, कट गया, y 2y हो जाएगा, इधर 3 और 9 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ये 2 इसको काट देगा 6 बार में कट जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखना है, तो y का मान जो हम समीकरण x + y माने थे बराबर इतना, तो y का मान अच्छा रख देंगे, तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो घटाएंगे 9 में से 3 आएगा, x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया, दोनों मान पता चल गया। तो जो संख्या माने थे 10x + y, x का मान 10 × 3 और ये y 6, तो 10 × 3 = 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कह रहा है यदि AB जो है वो बराबर है AC के, जो AB है वो बराबर है AC के हो तो सिद्ध कीजिए कि जो BE है BE वो कह रहा है EC के बराबर होगा। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको पता है कोई भी वृत्त हुआ अगर उसके बाहर से हम उस पर अगर स्पर्श रेखा डालते हैं तो बराबर होगा, मतलब ये वाला बराबर होगा इसके, ये वाला बराबर होगा इसके, ये वाला बराबर होगा इसके, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। देखिए दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है, सिद्ध करना है कि जो BE है वो EC के बराबर है। तो हम जानते हैं कि BD और BE, देखिए BD और BE ये बराबर होंगे समीकरण 1 क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखाएं। ऐसे देखिए AD और AF ये बराबर होंगे क्योंकि ये भी वृत्त के स्पर्श रेखाएं। ऐसे जो CE और CF ये भी बराबर होंगे वृत्त के स्पर्श रेखाएं, और कहा था कि AB बराबर AC है। तो अब ध्यान से देखेंगे अगर हम तो क्या कर देंगे, AB जो है AB को ध्यान से देखिए, AB ये AD और DB नहीं लिख सकते हैं, इसलिए AD और DB लिखा गया, और जो AC है AC इसको हम AF और AFC नहीं लिख सकते हैं, इसलिए AF और AFC लिख दिए। अब समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 कहाँ था, तो समीकरण 2 ये है, तो देखिए यहाँ पर AD और DB है, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं नहीं, समीकरण 2 से अगर देखें हम अगर तो देखिए ये वाला तो ऐसे रहेगा, AD और DB ऐसे रहेगा। ये जो AF है समीकरण 1 से देखा जाए तो AF जो है AD के बराबर, इसलिए AF की जगह AD रख दिया मैंने, और AFC से हो गया तो ये कट जाएगा इसे, तो हो जाएगा DB बराबर AFC, तो DB बराबर AFC हो गया। अब समीकरण 1 से, अब जो समीकरण 1 माने थे हमने यहाँ, तो देखिए यहाँ पर जो BD बोली या DB बोली बात है, तो DB जो है वो FC के बराबर है, यहाँ जो BD है वो FC के बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे नहीं, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे समीकरण 1 और 4 से, ऐसे प्रूफ कर देना है। तो देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक इतना है तो x y के मान ज्ञात कीजिए जब बारंबारताओं का योग 80 है। तो देखिए पहले वर्ग ऐसे दिया रहेगा, मतलब वो दिया रहेगा ऐसे, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऐसे किया हूँ, तो वर्ग ऐसे मान लेंगे f मान लेंगे। और जब कोई माध्यक की बात करेगा तो हमेशा ये संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। देखिए वर्ग ऐसे दिया था और बारंबारता ये दिया था, ठीक है ना। हमने क्या किया, इन लोग जोड़ा, दोनों जो संचयी बारंबारता निकालना, सॉरी संचयी बारंबारता जब माध्यक होता है संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। देखिए 5 इसे लिख देंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 + x हो जाएगा, फिर 5 को इसमें ऐड करेंगे तो 25 + x हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 40 + x हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 40 + xy हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 45 + xy हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसने कहा था कि जो बारंबारताओं के योग है, इसने पहले ही कहा था सिग्मा f जो है वो क्या है 80 है, और सिग्मा f को क्या है n बोला जाता है, तो n बराबर भी 80 है, इसको काट के अदा करेंगे 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 40 जो आया है यहाँ से देखिए ये जितना होता है ये उतना बड़ा संचयी बारंबारता में ये वाला योग और ये वाला योग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में, इसीलिए लिखा गया 40 + xy बराबर 80। अब यहाँ पर देखिए ये जो 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 80 में से 45 घटेगा 35 बच जाएगा, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 की है तो 20 को f मान लेते हैं, IC कैसे सीधा जाते हैं, इसके ऊपर वाला क्या होता है CF होता है, और इसके आगे आते सीधे तो आगे वाला L होता है, तो f का मान 20 हो गया, L का मान 20 हो गया, और CF का मान ये वाला इसके ऊपर वाला है 5 + x हो जाएगा, और h का मान इनमें अंतर 10 का चल रहा है, इसलिए h का मान इतना हो गया। माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 - CF बटे में f × h होता है। देखिए इसका माध्यक जो दिया था आप यहाँ देख सकते हैं
28.5 होता है, 28.5 हो गया। और रियल का मान कितना है 20, और इसका मान जब हम डिवाइड करके यहाँ निकाले थे देखिए आएगा 40, इसलिए डायरेक्ट 40 रख दिया। और इसका मान जो है CF, तो CF का मान जो है यहाँ पर 5 + x है, तो यहाँ रखेंगे 5 + x, लेकिन अगर -33 माइनस से गुणा करेंगे -5, और इसमें माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। और बटे में कितना F का मान देखिए 20, तो 20, और H का मान कितना था 10, तो 10 हो गया। ये 10 दूना 20, इसको 2 बार में काट दिया। और यहाँ देखिए 40 में से 5 जाएगा तो 35 -x बचेगा, और नीचे 2 बचेगा, और ये तो ऐसे रहेगा, और ये भी ये उधर जाएगा। तो देखिए 20 इधर था, उधर गया है इसके पास, और यहाँ पर बताया हूँ कि 35 - x/2, ये जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5 बचेगा, क्योंकि 20 में से 20 चला गया, 8.5 बचा, और ये जो बटे में वो डिवाइड में चला गया, और बचा इधर 35 - x। तो देखिए इसका जो है ये x इसे इधर कर लीजिए, x को इधर कर लीजिए, प्लस में हो जाएगा। और ये 8.5 का दुगुना 17 होता है, तो 17 जो है उधर चला जाएगा तो -17 हो जाएगा। गुणा करके मैं बोला हूँ डायरेक्ट, 8.5 का दुगुना 17, 17 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 में से 17 घटाएंगे तो 18 बचेगा। x का मान आ गया। अब x का मान जो है समीकरण में हम जो x + y = 35 रखे थे उसमें रख देंगे, x का मान 18 रख देंगे, प्लस y = इतना 35, ये जो है 18 उधर जाएगा, तो यहाँ से जब घटाएंगे 35 में से 18 जाएगा तो 17 बचेगा, तो x का मान इतना और y का मान इतना आ जाएगा। यही होगा, सबको मान रख के जोड़ेंगे तो 80 आएगा बारंबारताओं का योग। अगला देखते हैं। अगला, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्या का योग जो है 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है ना, जब दो पासा फेंका जाता है, पासा का मतलब लीडो, और लीडो पर आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल जो है संभावित परिणाम, यस इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है, सैंपल बोला जाता है, ये 36 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पासा होता है, पासे पे 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरे पासे भी 1 2 3 4 5 और 6, इन सबका जब गुणा कर देंगे तो कुल 36 संभावनाएं बनती हैं, ठीक है ना, पासे पर। लेकिन उसमें कह रहा है कि कितने ऐसे हैं जो कह रहा है कि उनमें उनके योग जो होगा वो 7 होगा, 7 से कम होगा। तो देखिए आपको इतना करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं ये 36 संभावनाएं यही हैं। अब मैं आपको इसका कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए जब इसका योग करेंगे तो ये 2 आएगा, इसका योग करेंगे तो ये देखिए 3 आएगा, इसका अगर योग करेंगे तो ये 4 आएगा, अगर इस लाइन का योग करेंगे तो ये 5 आएगा, सबका देखिए 3 2 5 1 4 5 होगा। इसका जब योग करेंगे तो ये 6 आएगा, इसका जब योग करेंगे तो देखिए आप जितना काट रहा हूँ ये 7 आएगा इसका योग, और इसका जब योग करेंगे तो ये 8 आएगा, इसका जब योग करेंगे तो ये 9 आएगा, इसका जब योग करेंगे तो ये 10 आएगा, इसका जब योग करेंगे तो ये 11 आएगा, और इसका जब योग करेंगे तो ये 12 आएगा। आप सब देख सकते हैं, ये आप जोड़ भी सकते हैं। देखिए 6 5 11 वाली लाइन में 6 5 11 6 6 12, देखिए अब ऐसे ही होगा। तो इसने क्या बोला था 6 से कम होनी चाहिए, तो 7 से कम होनी चाहिए, इनका योग 7 है, इन सारे लाइन का योग क्या है 7 है, लेकिन इसने बोला 7 से छोटा, तो 7 से छोटा सब यही वाले होंगे। तो देखिए कितने संभावना बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 जो है उनका योग जो होगा 7 से छोटा होगा। तो यही चीज़ लिखा गया। देखिए 2 का योग वाला देखिए 1 है, 2 का योग वाला 1 है, ठीक है ना, 51 है देखिए, और 3 का योग वाला देखिए 3 का योग वाला 2 लोग हैं देखिए, और 4 का योग वाला देखिए 4 का योग वाला 3 लोग हैं, 5 का योग वाला देखिए 4 लोग हैं, 6 का योग वाले कितने लोग हैं, तो देखिए 3 2 5 लोग हैं, और सबको जब जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो देखिए कुल अनुकूल परिणाम कितना होंगे 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 होंगे। अब उसने बोला था कि योग कितना हो, उनका प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका योग 7 से छोटा हो। तो देखिए कुल तो 36 परिणाम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है ना। ये जो इसका फार्मूला आता है, अनुकूल परिणाम देखिए ये आया था 15 और कुल परिणाम जो था 36, तो इसको जब काट के छोटा करेंगे तो 5/12 आ जाएगा इसका कुल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 योग जो होगा 7 से छोटे के प्रायिकता जो होगी 5/12 आएगी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है, तो अगर 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है, तो कह रहा है कि एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। मैं इसका एक बात बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है ना, तो 2 पेन का मूल्य 2 5 10 हो जाएगा, 3 पेन का मूल्य कितना होता है 3 5 15 हो जाएगा। ऐसे हमको यक्स पेन का मूल्य तो 3 × यक्स बराबर का 3x हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब यही हम करने वाले हैं। हमने लिखा है यहाँ पर, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तथा एक मेज का मूल्य y रुपया है, तो प्रथम अनुसार क्या कह रहा है कि 4 क्या है, 4 जो है कुर्सी है, तो 4 कुर्सी है तो 4x, 7 मेज है तो 7y, क्योंकि हमने y माना है, मेज को नहीं, तो आपको जैसे बताया वही करना है, और बराबर उनका योग जो आता है 360 रुपये लगता है। द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है कि 6 कुर्सी है तो 6x, 10 मेज है तो 10y, बराबर में 520 रुपये लग रहा है। इन समीकरण में क्या करना रहता है, विलोपन विधि लगाते हैं, देखते हैं इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को बराबर कर देते, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। तो देखिए ये क्या होगा, इसमें 6 चौक 24 होता है, नहीं सॉरी 4 3 12 और 6 दूना 12, तो इसमें अगर हम क्या करें 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें, आगे वाले बराबर होंगे और काट सकते हैं आराम से। तो क्या करेंगे समीकरण में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें जब क्या करेंगे 3 से गुणा 3 चौको 12 होगा, इसमें 3 से गुणा 7 3 21, इसमें 3 से गुणा 36 36 होता है 108, और ये 0 लगा देंगे। इसमें 2 से गुणा करना है, 2 छक्का 12, इसमें 2 से 20, और इसमें 2 से गुणा 52 104 और 0 लगा देना है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस की वजह से। यहाँ देखिए 21y में से 20y घटेगा तो y बचेगा, और यहाँ पर देखिए साफ पता चल रहा है कि 1000 से 1000 कट गया, 80 में से अगर 40 जाएगा 40 बचेगा, यानी हमको पता चल गया मेज का मूल्य कितना आएगा 20 रुपया आएगा। तो हम देखेंगे y का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 था तो y का मान कितना आया 40, तो यहाँ 40 ले देंगे तो 6x प्लस का 10 और यहाँ 40, तो 6x प्लस का 10 ×
इंटू 40 इक्वल टू 520 है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400, 400 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो 520 माइनस का 400 और ये गुणे में था नीचे आ जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे इसको तो घटाएंगे तो 120, अच्छा से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 यानी 20 रुपया आ जाएगा क्या, एक कुर्सी का मूल्य। तो कुर्सी का मूल्य 20 रुपया और जो मेज का मूल्य है कितना है 600 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया, उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, वह कितने माह में ऋण चुका देगा। तो ये देखिए आपको साफ पता चला समांतर श्रेणी का क्रम है। तो इसका मतलब कुल योग कितना है, यो हमको पदों का योग दे दिया, पहला प्रथम पद 20 रुपये आते दे दिया, अब बार 15 रुपये बढ़े यानी सारांतर दे दिया। तो जब किसी का भी प्रथम पद और सारांतर पता हम कोई भी ज्ञात कर लेंगे, तो बताना कि कितने में ये ऋण चुका देगा, यानी का मान पूछ रहा है। तो चलिए बता देते हैं का मान। तो देखिए श्रेणी जो है वो बनेगा 20, अब 20 में फिर 15 रुपये जोड़ता गया है, फिर 15 रुपये जोड़ेगा तो 20 में 15 जोड़ेगा 35, 35 में 15 जोड़ा 50, डॉट डॉट यहाँ तक जाएगा ही। यस मतलब उनके पदों का योग जो था वो कितना था 3250 था, पहला पद 20 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 15 चल रहा है। तो पदों का योग बराबर देखिए एस एन बराबर होता है एन बाई 2 और ब्रैकेट में था 2a प्लस का, ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। या इसका मान जो दिया था कितना दिया था 3250 n बाई 2, यही हमको ज्ञात करना है। 2 a का मान 20 था, n का मान हमको ज्ञात करना है, d का मान 15 था। यहाँ देखिए तो ऐसे रहने देंगे, ये भी ऐसे हो गया, ये 20 दूना 40 हो गया, ये n है 15 से गुणा 15 n हो जाएगा, अब 15 से गुणा करेंगे 15 का 15, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो अब प्लस का ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों में 5 कॉमन है, तो ये वाला इसे रहेगा इधर वाला, इन दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 5 यहाँ 3 बच जाएगा, ये 5 जो है इसको जाकर काटेगा, देखिए 5 छक्का 30, 2 हाथ से 5 25 25 से 0 उतार देंगे, अब बटे में इधर इतना ये खट गया, तो यहाँ बचा इतना। अब देखिए क्या करेंगे, इसका जो है गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3n स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5n और इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये 35 गुना हो जाएगा 130, तो 130 और 0 लगा देंगे तो 1300 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ना तो इधर उठा लाएंगे तो माइनस में जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा 0 हो गया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हम विविध कर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 1300 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 5 था माइनस 4 इसे रहेगा, a का मान 3 था और c का मान माइनस 1300 था, ये हो जाएगा 5 25 25, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 गुणे में 13, जब 12 का 13 गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा, डबल 0 लगा देंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 15625 आ जाएगा, प्लस में आया है। और जब प्लस में आया इसका मतलब इसका मूल संभव है। तो n का मान निकालना है, तो n बराबर होता है माइनस का b, सीधे धाराचार्य फार्मूला इसको बोलते हैं, माइनस b इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में 2 होता है। तो ये b का मान कितना है, देखिए b का मान मैंने 5 माना था क्योंकि यहाँ से भी पता चलता है माइनस 20 प्लस माइनस इसका जो है फार्मूला होता है अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान देखिए अभी हम निकाल के रखे हैं 15625। तो ये देखिए बटे में 2a, 2a का मान जो 2 का a का मान था 3 हो जाएगा, ये 2a है, 2a ये 3 है, देखिए माइनस इसे रहेगा 5 और इसका मान जो निकाल के रखा गया यहाँ पर देखिए 15625, अब बटे में ये 2 और इंटू 3 हो जाएगा, ये इसे ही रहेगा प्लस माइनस, इसका जब बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा देखिए 15625 जो 125 का स्क्वायर है, इसलिए बाहर निकलेंगे 125 हो जाएगा, बटे में 2 3 अच्छा। अब देखिए दो कंडीशन बनेंगे इसके, तो एक ठो लेना रहेगा, एक ठो यहाँ प्लस और माइनस है ना, तो एक बार प्लस वाला लेना रहेगा, एक बार माइनस वाला, तो यहाँ देखिए माइनस वाला तीसरा रहेगा, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला होगा, ये माइनस इसे रहेगा, इसमें से एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो ये वाला बनेगा, तो माइनस वाला तो मुमकिन नहीं है क्योंकि माइनस में नहीं लेना रहता है, आंसर माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिए 120 में 125 में से 5 जाएगा तो 120 बचेगा और बटे में 6 से इसको भाग देंगे 20 बार में जाएगा। इसका मतलब वो जो है ऋण का चुकता जो करेगा, ऋण का चुकता करने में उसको 20 माह का समय लगेगा। अगला देखिए कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल भवन का शिखर है से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो है तल का अवनमन कोण जो है ना वो कह रहा है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है पाया जाता है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, ये बहुमंजिल भवन है, ठीक है ना। इस बहुमंजिल भवन से जब नीचे की ओर देखते हैं तो ये भवन है, इस भवन का जब यहाँ ये वाला देखते हैं, इसका सतह ये ऊपर वाला देखते हैं शिखर, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो यहाँ एक क्षैतिज लाइन बना लेते हैं, इस क्षैतिज लाइन से देखा जाता है कि यहाँ से जो ये बन रहा है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का। अब फिर जब उसके तल को देखा जाता है तो यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से मिलाया जाता है तो 45 डिग्री एंगल बनता है। तो देखिए क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, एक बहुमंजिल भवन ऊंचाई बना लेंगे, एक भवन बना लेंगे उससे छोटा ही होगा भवन बहुमंजिल भवन से, तो क्या करेंगे जब वहाँ देखेंगे यहाँ पर इसके शिखर पे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा, एक बार इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करके आएंगे ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, इसका मतलब यहाँ 30 डिग्री का बनेगा क्योंकि यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ देखेंगे ऐसे बड़का वाले लेंगे तो ऐसे करके यहाँ बनेगा, तो यहाँ 45 डिग्री बन जाएगा। इस हिसाब से नाम दिया ABCPQ। तो इसकी जो मंजिल है, ये मंजिल है जो सॉरी भवन जो है 8 मीटर, इसका मतलब इसकी सेम ऊंचाई तक 8 मीटर होगा, इसका ऊंचाई 8 है, यानी यही हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है H + 8 और इसके बीच की दूरी है ज्ञात करने के लिए कहा है। पहले हम देखिए क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई जो AC बराबर है AC, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AC बराबर H + 8 होगी, हमको ये ज्ञात करना है। अगर भवनों के बीच की दूरी CQ हमने मान लिया x, देखिए क्या करेंगे ACQ में बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े त्रिभुज में 45 डिग्री मान बनाते हैं, 45 बराबर क्या होता है लंब, ये होता है लंब, अब बटे में आधार, तो H + 8 बटे में x, H + 8 बटे में x, इसका मान एक होता है तो x से करना में x और ये H + 8 इतना समीकरण 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज छोटे वाली बात करेंगे ABP में, तो ABP में यहाँ पर देखिए 30 डिग्री मान बनेगा तो H बटे में x, तो देखिए इसमें क्या होगा
यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला गया, ठीक है ना, ये वाला यहाँ ऐसे चला गया, देखिए 30 डिग्री एच बटा एक्स हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्या होगा, इसका मान बटा करीब 3 हो गया है और ये एच बाई एक्स हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो एच अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स का मान यहाँ निकाल के रखा था एच प्लस 8, इसलिए एक्स एच प्लस 8 रख देंगे तो एच एच दोनों मारा है, तो क्या करेंगे एच वाले के दोनों को एक तरफ कर लें तो 8 ही रहेगा, ये एच को उधर जाएगा तो माइनस में एच हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में एच कमा है तो एच कमा ले लिए तो बचेगा अंडर रूट 3 -1 हो जाएगा इक्वल टू 8। यहाँ से ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, इसका परमीकरण करना पड़ेगा। तो देखिए परमीकरण का मतलब ये होता है जो चीज़ दिखा रहा था उसी को यहाँ लिखते हैं, लेकिन बीच माइनस यहाँ प्लस कर लेते हैं। परमीकरण करेंगे तो इसका देखिए इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। आज देखिए एक क्वेश्चन में माइनस भी, एक क्वेश्चन में प्लस भी, तो आगे वाले गुणा 3 तरीके करना होगा, लेकिन अंदर उससे बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे 1 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 इसको 4 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, बाकी एक सही रहेगा। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई देखिए एच हमको पता चल गया, यही तो एच है और बाकी 8 उसमें जोड़ना रहेगा। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो एच प्लस 8 माने थे तो ये हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो 4 अंडर रूट में अंडर रूट 3 + 1 और प्लस का 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस का 8, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा। दोनों में 4 कॉमन लेंगे तो देखिए 4 यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 और यहाँ 3 बच जाएगा। यह जाएगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। और कह रहा था उनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी जो था वो यक्स था, तो देखिए यक्स बार क्या निकालेंगे, ये एच का मान जो आया है, एच का मान जो यहाँ पर आया था आपको, देखिए एच का मान क्या कर देंगे इसी में रख देंगे, तो देखिए एच का मान यहाँ रख देंगे प्लस का 8, फिर वही बतिया बनेगा यहाँ पर, फिर वो इतना ही आएगा, उसका भी ऊंचाई और मतलब बीच की दूरी और ऊंचाई दोनों क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा स्क्वायर है उन दोनों का, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। कह रहा है सिद्ध करके दिखाना कि 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जो है इसको लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार लिया, इसका देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने डायरेक्ट इसको किया है क्योंकि ए आई बी होगा, बी को मतलब कॉसिक है, कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 हाई वाला ए रहेगा, बी को हम क्या लिख सकते हैं मतलब सेक थीटा को 1/cos लिखते हैं, कट जाएगा, ये बी से कट जाएगा साइन से साइन। यहाँ देखिए क्या बचेगा, अब ध्यान से समझना है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर 1 हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको 1 ले लिया, ठीक है ना। और ये वाला 2 और प्लस का यहाँ वाला 2 यहाँ ले दिया, और यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर थीटा यहाँ वाला हो गया और ये कॉसिक स्क्वायर थीटा यहाँ ले दिया। अभी पता चलेगा क्यों ऐसा किया हूँ, तो ये तो 5 हो जाएगा दोनों सब जोड़ लेंगे थे। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला है, और ये होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 5 1 6 1 7 ये 7 हो गया, प्लस का देखिए tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी बराबर जो है ए बी, ये कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर तथा इस खिलौने की ऊंचाई जो है, इस खिलौने की जो ऊंचाई है सीडी पूरा वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ देंगे। तो देखिए क्या है, ए बी जो है मतलब इसकी ए बी जो है व्यास है, तो इसका आधा जो है ओ बी आधा त्रिज्या होगा, तो ओ बी आर होगा, तो इसका आधा करेंगे तो आएगा 1.75 सेंटीमीटर आएगा इसकी त्रिज्या। सी डी देखिए क्या है, सी और डी ये पूरा ऊंचाई है, ऊंचाई हमने लिया, अब क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो एल की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो एल बराबर होता है एच के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का मान है 5 का स्क्वायर प्लस इसका मान जो है 1.7 और 5 का होल स्क्वायर, 5 का 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3.062 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 28.0625 आएगा, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5.3 सेंटीमीटर आएगा, आपको इसको रट लेना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं देगा वहाँ पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि पहले ये जो है ये वाला, तो ये वाला आप देख सकते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये जो है ये वाला ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें दोनों पाई और काम लिखा रहा है, तो पाई और काम लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बार बचेगा, यहाँ पाई और काम लिखा है एल बचा, ये 22/7 हो जाएगा, इसका मान जो है त्रिज्या का 1.75 है, और ये 2 और इसका मान फिर 1.75 है, और फिर एल का मान जो है 5.3 है, ये 22/7 ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये जो है इसका जब गुणा कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा, ये 5.3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 7 जो है इसको काट देगा, तो 22 इसको काटेगा 0.25 बार में काट देगा, इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो 8.8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो हो जाएगा, और ये 8.8 हो जाएगा, 25 से 25 25 100 नीचे 4 हो जाएगा, तो ये 22/4 और गुणे ये 88 है, तो यहाँ एक दशमलव था, दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा दिया, तो देखिए 22 × 88, देखिए 22 से सॉरी 4 से इसको काटेंगे 4 दूना 8 4 दूना 8, 22 में से 484, अब बटे में 10 है, इसमें भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो एक अंक पे दशमलव आगे इतना सेंटीमीटर इसका जो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी से भरे एक अर्धगोला है, तो देखिए पानी से भरे एक अर्धगोले टैंक को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड जो है कि दर से खाली किया जाता है। तो इसमें टैंक से एक पाइप लगाया, एक पाइप से क्या होता है 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से क्या किया जाता है, इस टैंक को खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में, मतलब इसको आधा खाली करने में कह रहा है कितना समय लेगा, यदि टैंक का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम इसका पहले आयतन निकालेंगे, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए व्यास जो है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या है 3/2 मीटर। अर्धगोले का जो आयतन होता है v बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 और ये 22 का पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ देख सकते हैं 3/2 का होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू है, ये ऐसे रहेगा 2/3 पाई का मान 22/7, इसका होगा 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ काटना पड़ेगा, 3 से इसको काटेंगे 3 9 27, और देखिए फिर क्या होगा, दूसरे इसको काटेंगे 4 बार में, तो ऊपर
बचा 22 गुणे 9, 22 गुणे 9 अब बटे में 7 गुणे 4। यहाँ देखिए फिर 4 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा और 9 इसे रहेगा और 7 इसे रहेगा, इसको 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 1199 7 दूना 14, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, इतना मीटर क्यूब जो आएगा इसका आयतन आ जाएगा। अब देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो हमको जब पता है हमको क्या करना है, हमको 1 मीटर क्यूब बराबर जब 1000 लीटर होता है हमको तो इतना पता करना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इधर भी उतना से गुणा कर देंगे एक नियम से, इधर भी 99/14 गुणा कर देंगे, मतलब इधर भी तो वो लिखा नहीं गया बराबर में है, और इधर भी उतना से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे 2 7 14, इसको 5 2 से काटेंगे तो 500 बार में कटेगा तो 99 गुणे 500 बटे में 7 इतना लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना जो होगा, इतना जो आया है, इतना सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर जो होगा पानी या कुछ भी रहेगा। खाली करने में लगा समय, तो खाली करने में लगा समय जो आता है ये 99 गुणे 500 और बटे में 7, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 7 तरीके 21 4 25 25/7 होगा। तो देखिए यहाँ पर अब ये टैंक पूरा पूरा के इतना लीटर है, इतना लीटर पानी उसमें है, हमको पता चल गया इतना लीटर पानी उसमें है। तो 99 गुणे 500 बटे में 7 और इसको आधा करना है इसलिए 2 से गुणा लगाएगा, ठीक है ना, 2 से भाग दिया, आधा करना है तो। और देखिए क्योंकि कितना समय लगा इसलिए समय से भाग लगा दिया तो 25/7 आगे जो है आपको बताएं। तो ये देखिए क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 99 और गुणे में 500, यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 उतर के इसके 25 के पास आएगा 25 और गुणे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 25 दूना 50 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसमें 25 से दूना 50 तो 20 हो जाएगा, 99 गुणे 20 और बटे में 2 बचेगा। इसको काटेंगे 10 बार में तो 99 गुणे 10 गुणा करेंगे 990 सेकंड आ जाएगा और सेकंड को मीटर में चेंज करेंगे 60 से भाग देंगे तो 60 से इसको भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, 33/2 मिनट लगेगा इसको आधा खाली करने में। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इतना ही तैयार कर लीजिए और इससे आप इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। तो बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।